ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू किया गया उस दौरान ये भी कहा गया कि चुनावों के दौरान ही क्यों इस तरीके के ऑपरेशन शुरू होते हैं। सर, इस बीच भारत के समर्थन में खुलकर कोई खड़ा नहीं हुआ, इजराइल को छोड़कर। भारत आर्थिक तौर पर एक शक्तिशाली देश बनता जा रहा है, शक्तिशाली देश बनना है और हमें ऐसी स्थिति में आना है कि हम जो अगर कहें कि हमारे हित में ये है तो कोई भी देश इसको नकारने से पहले 10 बार सोचे कि ये भारत की तरफ से बात आई है। भारत और रूस की जब बात आती है तो दोस्ती की याद आती है। अभी से नहीं, कहा जाता है कि एक बार को अमेरिका भारत को धोखा दे सकता है लेकिन रूस नहीं। लेकिन आर्थिक रूप से जहाँ पर हमको होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि हमें तीसरा नंबर देखने के बजाय दूसरा या पहला देखना चाहिए। अगर कल को भारत और चीन के बीच युद्ध शुरू होता है तो कौन कौन से देश भारत के साथ, कौन कौन से देश चीन के साथ? नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका द माधुरी शो में और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के बढ़ते हुए वैश्विक ताकत के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय फैसलों के बारे में और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशनों के पीछे छिपी सोच के बारे में। आज का एपिसोड हमारा इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, एक्स डिप्लोमेट मिस्टर सुरेश गोयल जी। बहुत स्वागत है हमारे द माधुरी शो में आपका। क्योंकि हम ऑपरेशन सिंदूर की सबसे पहले बात करेंगे जो कि अभी हाल ही में मिशन भारत की ओर से कंप्लीट किया गया है। ये सिर्फ एक मिशन या कंप्लीट नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, जारी है। ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जैसा कि आपने बोला अभी भी जारी है, तो ये सिर्फ एक मिशन या भारत की नई विदेश नीति का संकेत? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर मैं विदेश नीति नहीं कहूँगा या कोई नीति नहीं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर एक जो भारत का मैं कहूँगा कि एटीट्यूड है, उसका एटीट्यूड का संकेत है। ये हमारी नीति में कोई बदलाव नहीं है। हमारी नीति पहले भी वही थी कि आतंकवाद को हम सहन नहीं करेंगे। हमारी नीति पहले भी वही थी कि हम अपने हितों की रक्षा करेंगे। वो कुछ में बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन जहाँ जहाँ ये हमने देखा कि ख़ास तौर पर हमारे पड़ोसी देशों से कुछ ऐसे वारदातें हुई जिनसे कि हमारे हितों पर चोट पहुंची और बताने के बावजूद जब हमने देखा कि हमारे जो कंसर्न्स हैं, हमारी सेंसिटिविटीज़ हैं, उसके बारे में ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो ये हमारा संकेत है, ये हमारा एटीट्यूड है कि हम इसके आगे ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई हमारे हितों के ऊपर चोट पहुंचाता रहे और हम शांति से बैठ करके वो सहन करते रहें। तो जहां हमारे को जवाब देना होगा हम जवाब देंगे और जवाब ऐसा देंगे ताकि उसके बाद में जो हमारे हितों के ऊपर अटैक कर रहा है वो 2 बार सोचे कि हम आगे ऐसा काम करें या नहीं करें। तो ये एक एटीट्यूड वाली बात है। ये संकेत है बाकी देशों के लिए कि भारत के ऊपर चोट पहुंचाने का अंजाम खतरनाक हो सकता है। सर, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ सालों से देखें तो हमारी जो अर्थव्यवस्था रही है बहुत ज़्यादा हमने देखा है वैश्विक स्तर पर मजबूत होती हुई नजर आई है और भारत का भी कहीं ना कहीं वर्चस्व जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन जब ये ऑपरेशन सिंदूर क्योंकि आपने जिस तरीके से बोला अभी भी चल रहा है, ये मिशन शुरू हुआ, उसके बाद एक पर्सपेक्टिव अगर हम बोलें भारत के लिए इंटरनेशनली लेवल पर किस तरीके का नजर आया? इसके बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए, कुछ हमारी एक आदत है कि हमारे को थोड़ी सी सफलता मिलती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि हमें सफलता मिल गई है। अगर कहीं हमारा नुकसान होता है तो हम बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। हमें थोड़ा सा अपने जो इस मामले में जो हमारी भावनाएं हैं उनको काबू में रखना होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये कि हम अभी से देखना शुरू कर रहे हैं कि भारत आर्थिक तौर पर एक शक्तिशाली देश बनता जा रहा है, भारत का वर्चस्व आगे बढ़ रहा है, तो उसमें भारत की छवि बढ़ रही है। देखिए, मैं इस मामले में कंपैरिजन करना चाहूँगा भारत का और चीन का।
चीन ने 1975 के बाद से और ख़ास तौर पर 1990 के बाद से उनकी आर्थिक डेवलपमेंट शुरू हुई है। लेकिन आप ये देखेंगे कि चीन की जो आर्थिक ग्रोथ थी 10% रही 1990s में, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े और जिस तेज़ी से वो आगे बढ़ रहे हैं उनको कैचअप करना बहुत मुश्किल है अभी तो खैर। लेकिन सीधी बात यह है कि उन्होंने कहीं ये नहीं दिखाया कि हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं तो हम ये हो गए। ताकत को इस्तेमाल करने के लिए बहुत ठहराव चाहिए, ताकत लेने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, हम आर्थिक तौर पर ग्रो कर रहे हैं। आर्थिक तौर पर हम जो है 5वीं से अगर पीपीपी मॉडल पर देखें तो चौथी शक्ति बन चुके हैं। हम इंग्लैंड से आगे जापान से आगे पहुँच गए हैं तो चौथा बन गए हैं अभी। तो इसके बाद में तीसरी बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन तीसरी बनने के बाद में दूसरी और पहली बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? जो पहली और दूसरी है, हमें देखना है कि हम जो पहली और दूसरी ताकत है उनसे बराबरी कम कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमें शक्तिशाली देश बनना है और हमें ऐसी स्थिति में आना है कि हम जो अगर कहें कि हमारे हित में ये है तो कोई भी देश उसको नकारने से पहले 10 बार सोचे कि ये भारत की तरफ से बात आई है तो हम इसको मना नहीं कर सकते हैं। उस स्थिति में आने के लिए हमको अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी आगे जाना है, आर्थिक रूप से काफ़ी शक्तिशाली बनना है। खाली मिलिट्री रूप से हमको शक्तिशाली, वो तो हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, काफ़ी पावरफुल हैं। पॉलिटिकली हमारा काफ़ी इसमें हम देख सकते हैं काफ़ी इन्फ्लुएंस से ज़्यादा है। लेकिन आर्थिक रूप से जहाँ पर हमको होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि हमें तीसरा नंबर देखने के बजाय दूसरा या पहला देखना चाहिए। उसको जाने के लिए अभी कम से कम 30-40 साल लगेंगे। तो जब तक ये 30-40 साल नहीं पूरे होते, हम वहाँ नहीं पहुँचते हैं, हमें शांति से अपना काम करना चाहिए। शांति से काम करके हमको ये नहीं देखना चाहिए कि हाँ तुम हमारे पीछे हो, ये है। हमारे लिए सारे देश जरूरी हैं, मार्केट भी हैं। तो शांति से अपना काम करते रहें, ताकतवर बनते रहें, आर्थिक शक्ति को बढ़ाते रहें। और जब हम देखें कि हाँ हम वाकई में उस पोजीशन में पहुंच गए हैं कि जहां हमारी बातों को मना नहीं कर सकता है, उस सब में रहे हैं हम। सर, पहलगाम आतंकी हमला जब हुआ, जब टैरिफ का मुद्दा बहुत ज़्यादा उठा हुआ था जी, जब हमने देखा चीन और अमेरिका में अनबन शुरू हुई, ट्रेड वॉर शुरू हुआ, टैरिफ लगातार लगाया जा रहा था। इसी बीच ऐसी संभावनाएं बन रही थी कि भारत की तरफ जो अमेरिका का व्यापार है, यानी कि अगर हम बोले हमारा एक्सपोर्ट और उनका इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा भारत से। यहाँ पर लग रहा था चीन भी भारत की तरफ आएगा। उस समय पर इस तरीके की घटना हो, उसको किस तरीके से? नहीं, मैं नहीं समझता कि जो पहलगाम में हुआ और जो आप बोल रहे हैं कि चीन से टैरिफ वो शुरू हुई या भारत से टैरिफ की बात शुरू हुई, व्यापारिक समझौते की बात शुरू हुई, तो उसमें कोई रिलेशनशिप हो या नहीं, तो मैं इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं समझता हूँ। पहलगाम की घटना सीधी साफ एक पाकिस्तान की तरफ से एक हमारे ऊपर हमला था। एक हमारी जो कोशिश थी कि हम जहाँ जाना चाह रहे हैं जाएं, आर्थिक समृद्धि की लिहाज से जम्मू एंड कश्मीर में हम टूरिस्टिकली डेवलप करने का सोच रहे थे। ये साफ पाकिस्तान का हमला था कि भारत में शांति बरकरार नहीं होनी चाहिए। ख़ास तौर पर जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर शांति हो जाए, व्यापार बढ़े, टूरिज्म बढ़े और लोग बागों को झुकाव जो है फिर भारत की तरफ और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए। तो ये वो एक तरीका था, अटेम्प्ट थी। तो ये पाकिस्तान की तरफ से एक शांति भंग करने की थी कि भारत में इतनी शांति, क्योंकि हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से डेवलपमेंट होने लग गई थी, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा वहाँ पर बढ़ने लग गए थे, लोग आ रहे थे, पर्यटक बढ़ रहे थे और डेवलप हो रहा था। और क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके, यानी कि ये डर था पाकिस्तान को कि कहीं पीओके चला जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वहाँ के लोगों की अगर हम बात करें तो देखिए, पाकिस्तान के मन में, पाकिस्तानी आर्मी के मन में, जो पाकिस्तान के जो आका हैं, जो जिनके हाथ में डिसीजन लेने की ताकत है, उनके मन में ये एक कश्मीर का, मैं खौफ नहीं कहूँगा, लेकिन कश्मीर के बारे में उनके मन में जो ये डर है या
असंतुलन है, क्या लफ्ज़ मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, ये हमेशा बना रहेगा। देखिए, एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि आप भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को अगर खाली कश्मीर की दृष्टि से देखेंगे तो पूरा आकलन नहीं कर पाएंगे आप। कश्मीर खाली एक सिम्टम है। कश्मीर वो सिम्टम है जो शुरू हुआ 1947 में, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के 2 कारण थे मेन। आप किताब उठा के पढ़ लीजिए, जिन्ना ने भी लिखा है। 2 कारण थे। एक तो जो हॉस्टिलिटी है कि धर्म की लिहाज से इस्लाम, हिंदू, वो और एक चीज़ आप देखिएगा कि अगर पढ़ेंगी उस टाइम पर सावरकर की किताब को पढ़ लीजिए, सबको पढ़ लीजिए आप, वो खाली जो हिंदू मुसलमान का था वो खाली जिन्ना की तरफ से शुरू नहीं हुआ था। कुछ संगठन हमारी तरफ से भी ऐसे थे जिन्होंने भी ये हिंदू और मुसलमान की बात करी थी जी। तो जिन्ना ने जब हिंदू मुसलमान की बात लेकर के, एक तो ये, दूसरा 1857 में जब हमारी स्वतंत्रता की पहली वॉर हुई, उस टाइम पर किसने लीड किया था? बहादुर शाह जफर ने। जब ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म यहाँ पे शुरू हुआ तो लास्ट सल्तनत, लास्ट एम्परर कौन था? बहादुर शाह जफर। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये था कि जो ताकत गई है वो मुगल्स के हाथ से ताकत निकल कर ब्रिटिश के हाथ में गई है, तो वापस हमारे ही हाथ में आनी चाहिए। तो जब ये विभाजन हुआ भारत पाकिस्तान का, उसमें ये दोनों चीज़ें शामिल थी। आप ये देखेंगे कि मुस्लिम लीग जिसने फ्रंट में लीड किया विभाजन के लिए, पंजाब में उसका सपोर्ट बहुत कम था। मुस्लिम लीग बेसिकली अलीगढ़ यूपी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, जहाँ इकोनॉमिकली जो वीकर कम्युनिटीज़ थी, जहाँ पर ये जमींदार थे, काश्तकार थे, लेकिन इकोनॉमिकली जहाँ पर सिस्टम ज़्यादा डेवलप नहीं थे, वहाँ पर मुस्लिम लीग का असर ज़्यादा था। पंजाब में मुस्लिम लीग को कोई पूछता नहीं था। लाहौर डिक्लेरेशन देख, लाहौर की बात कर लीजिए, जब कांग्रेस का वहाँ पर अधिवेशन हुआ, किसी ने बात नहीं करी थी उसके बारे में कि मुसलमानों का एक अलग से देश होना चाहिए। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो फ़ायदा उठाया, एक तो कि उन्होंने बढ़ावा दिया कि ताकत जो है मुसलमानों के हाथ में वापस आनी चाहिए, और एक ही हिंदू मुसलमान अलग अलग नेशनैलिटीज़ हैं, अलग अलग नेशन हैं, तो उन्होंने उसको देखा ही। तो उसके बाद से जब पाकिस्तान अलग हुआ, तो पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं उनके मन में धीरे धीरे करके ये भावना घर कर गई है कि हम को भारत से ऊपर होना है। शुरू में एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, तो पाकिस्तान भारत से ऊपर रहा भी। एक्चुअली अगर देखा जाए तो 1978-79 तक भी पाकिस्तान की पर कैपिटल जीडीपी भारत से ऊपर थी। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छा कर रही थी ये। उसके बाद में जब हमारी बढ़त शुरू हुई है, उसके बाद से पाकिस्तान को ये लगा कि हिंदुस्तान तो और भी आगे बढ़ रहा है हमसे भी, इकोनॉमिकली भी, वैसे भी पॉलिटिकली स्ट्रांग है, ज़्यादा पूछेगी। तो पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके मन में जो ये भावना है कि हिंदुस्तान को नीचा दिखाना है, और उस हिंदुस्तान को नीचा दिखाने के सबब से वो जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। उसमें चाहे न्यूक्लियर पावर को यूज़ करना हो, चाहे आतंकवाद को काम में लेना हो, चाहे पंजाब में आतंकवाद को बढ़ावा देना हो, खालिस्तान की बात करनी हो या कश्मीर की बात करनी हो, जो भी मुद्दा उनके हाथ में आएगा, या फिर अगर उनको बांग्लादेश को भी काम में लेना हो तो वो भी काम में लेंगे। वो उनका मकसद खाली ये है कि भारत को नीचा दिखाना है। भारत को नीचा दिखाने के चक्कर में पाकिस्तान का जो स्तर है वो नीचे जाता रहा। जी बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए ऐसा है कि क्योंकि पाकिस्तान के आर्थिक हालात सबके सामने हैं, कितना कर्ज है पाकिस्तान पर ये भी सभी के सामने है। चीन सपोर्ट करता है क्योंकि चीन ने इतना कर्ज दे रखा है, और ये पाकिस्तान समझने के, पाकिस्तान का एजेंडा सिर्फ ये नज़र आता है कि उसको भारत को नीचा दिखाना है बस। जी देखिए ऐसा है कि ये बात सही है कि पाकिस्तान आर्थिक स्थिति काफ़ी नीचे जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब ये एक कंपटीशन की, कंटेस्ट की जो फीलिंग्स आ जाती हैं कि हम भारत से कंटेस्ट में हैं, जैसे हमारे मन में आप देखिए, मैंने शुरू में कहा कि हमें अपने आप को चीन से कंपेयर करना है,
पाकिस्तान से नहीं, क्योंकि चीन की इकोनॉमी कितनी बढ़ रही है ये। और जब मैं 1988 में जब चाइना गया था तो उस टाइम पर चाइना की पर कैपिटा जीडीपी हमसे कम थी, और धीरे धीरे करके देखिए कि उनकी जीडीपी कहाँ जा रही है ये। तो हमारे मन में जो कंपटीशन है वो चाइना से होगा। बिल्कुल। पाकिस्तान को जो कंटेस्ट है वो इंडिया से है। फर्क इतना है कि जब हम अपने मन में कंपटीशन की भावना लाते हैं चाइना से, तो हम एक तरह से अपने आप को ऊपर उठा करके बात करना चाहते हैं। पाकिस्तान वो चाहता है कि इंडिया को गिरा करके हम उसके बराबर हो जाएं। तो ये कंपटीशन रिवैलरी पाकिस्तान के मन में चलती रहेगी। उसके दो ही रास्ते हैं कि या तो हम नीचे गिर जाएं या पाकिस्तान बिल्कुल खत्म हो जाए किसी न किसी तरह से, ताकि ये ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी वाली बात है ये। जब तक ये पाकिस्तान खत्म नहीं होता है और जब तक पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पर इस पोजीशन में है कि पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाएगी, ये परेशानी हमारे सर पर बनी रहेगी। सर, क्या इस ऑपरेशन से भारत का दबदबा बढ़ा है इंटरनेशनली लेवल पर? क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने ऐसी स्थिति, इस तरीके का ऑपरेशन नहीं देखा। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, लेकिन इस ऑपरेशन को लोगों ने एक अलग ही नज़रिए से देखा, क्योंकि इसमें भारत की ताकत नजर आई, भारत का जो प्रदर्शन रहा, सैन्य प्रदर्शन रहा, सैन्य शक्ति नजर आई। और इसमें जो खास बात रही, अमेरिका का F-16 फाइटर जेट, उसके बाद JF-17, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जी, JK-17 माफ कीजिएगा, हाँ। इसके अलावा S-400 डिफेंस सिस्टम, क्योंकि अभी तक हमने क्या था, हम ये देख रहे थे कि एक बहुत बड़ा बजट डिफेंस के लिए निकाला जा रहा है, जो हमारी सैन्य शक्ति है वो बढ़ाई जा रही है। इस दौरान हमने परफॉर्मेंस देखी। देखिए, ऐसा है कि किसी हद तक विश्व को ये तो मालूम हो गया है कि मिलिटरीली हिंदुस्तान में शक्ति है। टेक्नोलॉजी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ कि मिलिट्री टेक्नोलॉजिकली हमें शक्ति है और हमको दबाना इतना आसान नहीं है, खास तौर पर पाकिस्तान जैसे देश को। इसके साथ इससे पहले आप याद कीजिए कि लद्दाख में भी चाइना ने काफ़ी कोशिश कर ली, काफ़ी वहाँ पर स्कर्मिशेस हुई, लेकिन फिर भी हालांकि कहीं आगे कहीं पीछे चलता रहा वो, लेकिन हमारी मिलिट्री स्ट्रैटेजी देख करके चाइना को भी ये जाहिर हो गया है कि भारत को मिलिटरीली दबाना बहुत मुश्किल है ये। अगर चाइना समझता कि मिलिटरीली हमको दबा सकते हैं, वो पीछे नहीं हटती, वो हमसे बात नहीं करते कि हाँ हमको जो है अब ये जो एरियाज हैं जहाँ पर ये हुआ था उनके बारे में दोबारा बातचीत करके सेटल किया जाए, वो बातचीत नहीं करते हमसे ये। तो इतना तो जरूर है कि विश्व को, अमेरिका को भी ये जाहिर हो गया है कि मिलिटरीली अगर कोई मिलिट्री रिस्पांस भारत को देना होगा तो भारत देगा और अच्छा रिस्पांस देगा ये। तो इससे मेरे को एक उम्मीद ये तो है कि मिलिटरीली हमारे ऊपर कोई भी एक्शन लेने से पहले 10 बार सोचेगा, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मिलिट्री एक्शन एक अलग चीज़ है, और इसके अलावा बाकी सारे और तरीके हैं भारत को अटैक करने के लिए या भारत को परेशान करने के लिए। और आतंकवाद उसमें सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि आतंकवाद के तरीकों से आपने 4 आदमी नीचे अंदर भेज दिए, 4 AK-47 राइफल लेके भेज दी, 10 जो है आपने बम भेज दिए, जा कर के वो लोगों में मिल करके 10 बम भरे, 20 आदमी मर जाएंगी, दहशत फैल जाएगी ये। तो ये तो वॉर तो नहीं है, लेकिन जो इंडिया को दबाना है वो उनका मकसद हल हो जाएगा। क्योंकि सर ये बोला गया जब ये चल रहा था ऑपरेशन, अभी भी चल रहा है क्योंकि आपने बताया, उस समय पर ये बोला गया कि अब जो भी आतंकी हमला होता है उसे युद्ध माना जाएगा। जी, मैं वही बात कहने वाला था। हाँ सर, क्योंकि इसमें मैं एक क्वेश्चन भी ऐड करना चाह रही हूँ। तो क्या सर अब आने वाले समय में आतंकी हमले कम होंगे इस डर से कि, या फिर पाकिस्तान इस बीच अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश करेगा? दोनों ही चीज़ें हैं। मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान जब तक भारत को नीचा नहीं दिखा लेगा वो शांति से नहीं बैठेगा, और भारत को नीचा दिखाने के लिए दोनों ही चीज़ें वो करेगा। आतंकवाद का सहारा भी लेगा, आतंकवाद के साथ साथ अपनी जो मिलिट्री शक्ति को है बढ़ाने की कोशिश भी करेगा। मिलिट्री शक्ति बढ़ाने के लिए तुर्की भी है, चाइना भी है। तुर्की चाइना दोनों से हथियार भी मिलेंगे, चाइना उसको इंटेलिजेंस भी सपोर्ट करेगा
और खाली चाइना और यूएसए, चाइना और तुर्की क्यों? अगर यूएसए भी ट्रांसफ़र करना चाहेगा तो वो भी होगा, क्योंकि एरिया की जो एक स्ट्रेटेजिक डायनेमिक्स चेंज करते हुए समय नहीं लगेगा। तो मैं ये जानता हूँ अच्छी तरह से, खाली मेरा गेस नहीं है, कि पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिश करता रहेगा भारत को नीचा दिखाने के लिए, भारत को दबाने के लिए, और उसमें दोनों ही चीज़ें शामिल होंगी। तो हमें सावधान रहना होगा। ये कहना काफ़ी नहीं है कि हम आगे से हर एक आतंकवादी घटना को युद्ध समझेंगे। ये कहना काफ़ी नहीं है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 10 एयर बेसिस को ख़त्म कर दिया है, कि हमने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकाने ख़त्म कर दिए हैं। वो तो हमने बालाकोट में भी कर दिए थे, पूंछ पुलवामा में भी कर दिए थे, वो फिर खड़े हो गए, फिर वापस आ गए। तो ये आते रहेंगे ही। और इसीलिए मैंने पहले कहा था कि इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए जब तक पाकिस्तान, या तो उसकी पाकिस्तान की आर्मी सुधर जाए, या पाकिस्तान जब तक ये अच्छी तरह से नहीं समझ जाए कि इससे मतलब हल होने वाला नहीं है, या पाकिस्तान ही नहीं ख़त्म हो जाए, तब तक ये परेशानी हमको झेलती रहनी पड़ेगी। और इसीलिए हमको हमेशा सावधान रहना पड़ेगा कि पाकिस्तान की तरफ से ये वारदातें कभी भी हो सकती हैं। और हमको ये भी सावधान रहना पड़ेगा कि चाइना हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा, लेकिन चाइना के जब तक ये बाउंड्री क्लेम्स जीवित हैं, कि चाइना कहीं भी हमको परेशान करने वाली हरकत कर सकता है, चाहे वो लद्दाख में हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश में हो, कहीं भी हो, कर सकता है जी। करे या नहीं करे वो बात अलग है, कितनी पॉसिबिलिटीज है, वो प्रोबेबिलिटीज हमारे जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है वो देखेंगे, लेकिन आप उसको इनकार नहीं कर सकते हैं कि नहीं करेगा वो जी। क्योंकि सर भारत और पाकिस्तान के बीच जब सीज फायर पर सहमति बन गई जी, उसके बाद बहुत से कमेंट्स आए, बहुत से ऐसे बयान आए जिसमें ये कहा गया कि ये बहुत अच्छा मौका था, जिसमें भारत की शक्ति देखी गई, पीओके वापस लेने का बहुत अच्छा मौका था। ये मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने सुना है काफ़ी सारे जो हमारे मिलिट्री के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, उन्होंने कहा भी है ये कि अच्छा मौका था। उनका अपना ये सोचने का तरीका हो सकता है ये, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि अगर हमारे सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, रक्षा मंत्री ने ये फैसला लिया कि नहीं करना है अभी, आफ्टर ऑल कोई ये तो नहीं है कि सारी होशियारी हमी में भी होगी, उनमें कुछ तो दिमाग में है। तो ये मैं समझूंगा कि उन्होंने कुछ सोच समझ के ये फैसला लिया होगा कि नहीं करना है, और मेरी समझ में ठीक ही किया उन्होंने ये जी। सर क्योंकि आपने यहाँ पर टर्की का जिक्र किया कि टर्की, चाइना पाकिस्तान को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट ले लीजिए। टर्की से हमें इतनी उम्मीदें नहीं थी, क्योंकि भूकंप आया था टर्की में, और उस समय पर भारत ने बहुत बड़ी मदद टर्की को पहुंचाई थी। वही कहता हूँ कि हम लोग ऐसी उम्मीदें क्यों रखते हैं, और उसके क्या समझ नहीं है, बेवकूफ़ है हम लोग, या जानते नहीं हैं हम। जो विदेश मंत्रालय में जो टर्की के मामले देखते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि टर्की का रवैया क्या है। तो क्या खाली हमने वहाँ पर उनके भूकंप के दौरान में मदद भेजने से क्या हम ये समझे कि टर्की का रवैया बदल जाएगा? तो जब 2023 में भूकंप आया था तो मदद तो पाकिस्तान ने भी भेजी थी, हालांकि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं था, फिर भी उन्होंने मदद भेजी थी। ये तो हम ये क्यों समझते हैं कि वो मदद भेजने से टर्की का रवैया, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। टर्की बेसिकली, अर्दोगान खास तौर पर, उसकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी वो ऑटोमन एम्पायर वाली फिलॉसफी है। वो दुनिया का वो खास तौर पर इस्लामिक देशों का खलीफा बनना चाहते हैं। वो अगर उनको इस्लामिक देशों का खलीफा बनना है तो उसकी कोशिशें छोड़ेंगे थोड़ी ही। और उसको बनने के लिए उनको पाकिस्तान इस्लामिक देश है, अजरबैजान इस्लामिक देश है, उन्होंने काफ़ी ये जो है D8 ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, बहुत पहले से बनाई हुई है। D8 में सारे मुस्लिम देश हैं, मलेशिया ने साथ दिया उनका, इंडोनेशिया उनके फेवर में बोलेगा ये। लेकिन तो, सर इस बीच भारत के साथ नहीं, रुकिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल लेवल पर
अगर हम ये समझे कि खाली हमको मदद भेजने से तुर्की हमारा साथ देगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें जो पूरी इक्वेशंस है टर्की पाकिस्तान की, टर्की इंडिया की, वो देख करके करना चाहिए ही। और हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर तुर्की इन मामलों में तुर्की हमारे साथ में नहीं है तो हमें तुर्की के साथ में क्या रवैया बरतना चाहिए। हमें सारे ही हमारे दोस्त नहीं है, सारे हमारे दुश्मन नहीं है, और सारे हमारे दोस्त नहीं है। और जो दुश्मन है वो ऐसे नहीं है कि वो बिल्कुल जानी दुश्मन हो गए, या दोस्त ऐसे नहीं है कि सारा टाइम दोस्ती है। हर एक चीज का कैलिब्रेशन होता है, कैलिब्रेशन करके काम करना चाहिए ना। तो मैं ये समझता हूँ कि तुर्की के मामले में हमने गलती करी अगर हमने सोचा कि ये टर्की हमारे साथ है। उम्मीद की वो बिल्कुल उम्मीद रखनी चाहिए थी ये। सर, इस बीच भारत के समर्थन में खुलकर कोई खड़ा नहीं हुआ, इजराइल को छोड़कर। ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप, कोई खड़ा नहीं हुआ। हम क्यों उम्मीद रखते हैं कि कोई हमको देखिए, हर एक के अपने अपने फिर भी सर बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में ये तमाम सवाल आते हैं, तो बेसिकली रहता है कि ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि एज अ न्यूज़ एंकर मेरे भी माइंड में बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि ऐसी चीज़ें क्यों हुई। देखिए, हम अगर मैं थोड़ा सा इसको ट्रांसलेट करूँ अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप्स, जब हम भी देखते हैं कि हमारी दोस्ती, आप एक बार सोच के बताइए कि हमारी जो सबसे अच्छे दोस्त बनते हैं कब बनते हैं? स्कूल के टाइम पर, स्कूल या कॉलेज के टाइम पर हमारे दोस्त बनते हैं जब हमारा कोई मतलब नहीं होता किसी से, खाली एक दूसरे के साथ में ग्रो कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, कुछ नहीं है। जहाँ कॉलेज से हम बाहर निकले, जॉब मार्केट में आए, अपना एंटरप्राइज शुरू किया, कुछ करना शुरू किया, कंपटीशन बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब कंपटीशन होता है तो हम फिर ये देखना शुरू कर देते हैं कि हम आगे कैसे बढ़ें। तो जो ये इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, ये दोस्ती दुश्मनी की बात नहीं है। ये इंटरनेशनल रिलेशंस बात ये है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम चाहते क्या हैं, और जो हम चाहते हैं उसको हम कैसे हासिल करें। तो अगर अमेरिका को अपना ट्रेड बना रहा है, चलिए चाइना और इंडिया की बात करते हैं इस सिलसिले में। बिल्कुल। हाँ, हम जब ट्रंप आए और ट्रंप ने कहा कि हम चाइना से टैरिफ बढ़ाएंगे, मैं तब भी कहा करता था कि हाँ, अच्छी बात है कि आप चाइना से टैरिफ बढ़ाएंगे, अगर आप भारत से भी टैरिफ बढ़ाएंगे तो क्या होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अल्टीमेटली चाइना सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। चाइना में अभी भी अमेरिका के काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट हैं। चाइना यूएसए में इन्वेस्ट कर सकता है ये। तो अगर मान लीजिए ट्रंप, जैसे कि वो हमेशा डील देखते हैं, अगर ट्रंप चाइना से कोई डील कर लेते हैं तब भारत का क्या होगा। तो भारत को सोच के चलना चाहिए। खाली ये हम सोच के खुश नहीं हो सकते कि हाँ ट्रंप आ गए हैं, ट्रंप हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और हमारी चांदी हो गई, ऐसा नहीं होता है। तो वही बात यहाँ पर भी है कि कहीं भी किसी भी चीज़ में, चाहे वो इंडो पैसिफिक हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो यूरोप हो, कहीं भी हो, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। कोई भी चीज़ ये नहीं है कि जो आज है वो रहेगी। हमें अर्जुन की तरह से खाली चिड़िया की आंख देखनी है और चिड़िया की आंख देख करके अपना काम करना है, उसके अलावा सारी माया है। सर, क्योंकि इतने सारे देशों की हमने बात की, ऑपरेशन चला, उस दौरान हमने देखा किसने किसका समर्थन किया, अभी आपने ये भी बताया कि उम्मीद नहीं करनी चाहिए जी। क्योंकि हमने इतने देशों की बात की, तो मैं चाहती हूँ एक और देश की बात हो, रूस की। जी हाँ, बिल्कुल, मैं वही बोलने वाला था। भारत और रूस की जब बात आती है तो दोस्ती की याद आती है। अभी से नहीं, कहा जाता है कि एक बार को अमेरिका भारत को धोखा दे सकता है लेकिन रूस नहीं, क्योंकि क्या है कि रूस का हमने रवैया अभी से नहीं पहले से देखा है, लेकिन इस दौरान वो समर्थन में खड़ा नहीं हुआ। क्या ऐसा है कि अब वो दोस्ती, वो बात नहीं रही? ये बताइए कि सोवियत, आप बात कर रही हैं सोवियत यूनियन देश की। हाँ, बिल्कुल। सोवियत यूनियन को खत्म हुए कितना टाइम हो गया है, जरा बताइए आप। 1991 में सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन हो गया था। हाँ। काफ़ी सारी स्टेट्स अलग हुई थी, रशिया आ गया था। 1991 से अभी तक कितने साल हो गए? 34 साल हो गए। 34 साल में क्या रशिया बदलेगा नहीं? 34 ईयर्स में रशिया की अपनी डायनेमिक्स अलग हो गई है। रशिया को अपना ट्रेड ग्रो करना है, कम्युनिज्म खत्म हो गया है वहाँ पर। पहले
पहले सोवियत यूनियन को ये था कि रशिया इंडिया थ्रू नॉन अलाइनमेंट हमेशा सोवियत यूनियन को साथ दिया करता था, चाहे वो वियतनाम हो या कहीं भी हो। वियतनाम में किसका साथ दिया था हमने? कम अफगानिस्तान में किसका साथ दिया था हमने? हालांकि हम जानते थे कि जो सोवियत यूनियन की फोर्सेज आई हैं वो गलत आई हैं, तभी हमने साथ दिया था। तो वो चीज़ें बदल गई हैं अब। इन 34 साल में रशिया और पाकिस्तान भी उनकी भी दूरियां कम हो गई हैं। रशिया और चाइना की दूरियां बहुत कम हो गई हैं। रशिया की चाइना पर डिपेंडेंस काफ़ी बढ़ गई है। चाइना और रशिया की जो साझेदारी वो भी काफ़ी बढ़ गई है। वो खाली इकोनॉमिक तौर पर नहीं, आर्कटिक की बात कर लीजिए, मिलिट्री तौर पर बात कर लीजिए। अगर आज हमारा चाइना से युद्ध होता है या किसी भी चीज़ें झड़प होती है तो हम ये एस्यूम नहीं कर सकते हैं कि रशिया हमारा साथ देगा। या पाकिस्तान से हमारा होता है तो हमें एस्यूम बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि रशिया हमारे साथ होगा, क्योंकि रशिया को पाकिस्तान का साथ चाहिए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के लिए। तो चीज़ें बदल गई हैं अब। हम ये बिल्कुल अब एस्यूम, इजराइल से जो आपने बात करी है, एक उसका एक चीज़ वजह है, बहुत बड़ी वजह है जी, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म। क्योंकि इजराइल वहाँ पर पैलेस्टीनियन या गाजा में जो उनका जो एक युद्ध चल रहा है, तो इजराइल की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? इस्लाम, फंडामेंटलिज्म। और हम भी जो है फंडामेंटलिज्म से जूझ रहे हैं। और इसीलिए, और दूसरी चीज़, आई होप कि ये चीज़ कोई गलत ना समझे, लेकिन बात यह है कि इजराइल हमको एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखता है। तो इजराइल इज ए ज़ायोनिस्ट नेशन। तो बहुत कम मुल्क अभी ऐसे हैं जिनकी स्टेट फिलॉसफी, मैं गल्फ की बात नहीं कर रहा हूँ, ईरान की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको छोड़ करके बहुत कम मुल्क ऐसे हैं, चाहे यूरोप हो या अफ्रीका हो, कहीं भी हो, जिनकी स्टेट फिलॉसफी रिलीजन हो। इजराइल की है, और इजराइल देखता है कि हिंदुस्तान भी एक तरह से उसी डायरेक्शन में है। तो उनकी साथ उनकी जो फ्रेंडशिप है और ज़्यादा मजबूत हो गई है। और इजराइल का मैं ये कहूँगा, क्योंकि एक फंडामेंटलिज्म के अगेंस्ट, टेररिज्म के अगेंस्ट हमारा रवैया एक सा है, तो इजराइल हमेशा साथ देगा हमारा। लेकिन भाई इजराइल खाली इजराइल के साथ से तो काम नहीं चलता ना। बिल्कुल जी, जी। सर, अमेरिका की बात कर लेते हैं आप। अमेरिका, क्या अमेरिका नहीं चाहता है पाकिस्तान कई भागों में बटे? और पाकिस्तान को अब हम किस तरीके से देख रहे हैं ये भी आप जानते हैं। तो ये इसके पीछे का क्या कारण रह सकता है? क्योंकि सर मैं चाहूंगी इसका आप जेन्युइन जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप डिप्लोमेट रह चुके हैं और आप इन स्थितियों को बेहतर समझते हैं। मैं आपको अभी तक जेन्युइन जवाब ही दे रहा हूँ। मैं कहीं पीछे से कुछ, मैं चाहूंगी इसका आप जेन्युइन दीजिएगा कि अमेरिका की कोई फिलॉसफी। मैं वही बता रहा हूँ आपको। अभी इस टाइम को देखते हुए अमेरिका को पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अमेरिका को ना तो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, ना पाकिस्तान का अफगानिस्तान में कोई रोल है, ना पाकिस्तान का जो पहले एक सप्लाई बेस था या सेंट्रल एशिया के लिए कनेक्टिविटी, वो सब पाकिस्तान की कैपेसिटी बहुत कम हो चुकी है। तो अमेरिका पाकिस्तान चाहे बट भी जाए तो मेरे ख्याल में उसको इतनी परेशानी नहीं होगी। बलूचिस्तान बन जाए, पख्तूनिस्तान अलग हो जाए, शोर मचाएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे कि अपनी फौजों को भेज दे कि भाई इनको रोकना है, वो नहीं होगा। वो चीन रोक सकता है, क्योंकि चीन को बलूचिस्तान से अपनी उनकी सीपीसी निकल रही है, उसकी सिक्योरिटी खतरा होगा। चीन के लिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनकी वहाँ पर $100 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। और $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के अलावा जो उनका सीपीसी बन रहा है, जो कि उनको एक्चुअली स्ट्रेटेजिक एक्सटेंशन दे रहा है अरब सी में थ्रू पाकिस्तान, वो बहुत ज़रूरी है उनके लिए, उनकी ग्लोबल एम्बिशंस के लिए। तो पाकिस्तान की बात जहाँ तक है, अब वो बट भी जाए तो मेरे ख्याल है अमेरिका इतना ज़्यादा परेशान नहीं होगा, चीन परेशान होगा। लेकिन अगर आप ये कहें तो अगर ऐसी बात है तो फिर अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ क्यों दिया? देखिए, अमेरिका ने बोल दिया कि हाँ मेरे दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं, पाकिस्तान और भारत दोनों ही अच्छे दोस्त हैं, दोनों का
बढ़ना चाहिए। लेकिन इस दौरान जो बयान थे वो बदलते गए। जी बदलते रहे, वो तो ट्रंप की आदत है। वो तो जो आज बोलेंगे कुछ पता नहीं कल सुबह उठ के क्या बोलेंगे। उनकी करवट का हिसाब आई डोंट थिंक एनीबडी अंडरस्टैंड्स। वो छोड़ दीजिए आप। मैं सीधी सी बात ये है कि आपने इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई करी है वैसे? सर क्योंकि मैं ज़्यादा इस पर चर्चा कर चुकी हूँ तो क्वेश्चंस हैं। हाँ, नॉलेज नहीं कहेंगे लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। लेकिन मैं क्वेश्चन से मैं ये एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप हिस्ट्री में देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी यूरोप ने किसी एशियन देश को उभरने दिया है? आप हिस्ट्री तारीख के पन्ने पलट के देख लीजिए। ना तो अरब देश को ना किसी एशियन देश को, क्योंकि यूरोप के लिए उनकी इकोनॉमिक सुप्रीमेसी, पॉलिटिकल कंट्रोल बहुत ज़्यादा जरूरी है। व्हेन आई से यूरोप आई मीन अमेरिका, यूरोप। अभी यूरोप की हालत, और इसीलिए यूक्रेन, ट्रंप जो है बहुत चिंतित है कि यूक्रेन का क्या हो रहा है, यूरोप का क्या हो रहा है। क्योंकि जब अगर यूरोप की जियो डायनेमिक्स चेंज होगी तब काफ़ी सारा बदलाव आ जाएगा। एक खाली देश है जिसने पिछले एक दशक में आगे बढ़ करके अमेरिका को टकराव देने की स्थिति पैदा की है, चाइना को। और चाइना उनसे नहीं संभल रहा है। वो किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे कि भारत से भी उनको ऐसी दिक्कतें पैदा हो जाए। सर क्योंकि आपने यहाँ पर यूक्रेन का भी जिक्र किया, इजराइल का भी जिक्र किया। यहाँ पर एक तरफ मिडिल ईस्ट का युद्ध चल रहा था, दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच तनाव लगातार बना हुआ था। और इसी बीच जब हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से राष्ट्रपति बने, इसके बाद रूस को उन्होंने रूस के साथ दोस्ती बढ़ाने की जो एक उनकी जो कोशिश थी वो नजर आई। अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक तरफ जहां हमने यहाँ देखा कि ईरान पर तमाम आरोप लगे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश ईरान की तरफ से रही। तो सर इस दौरान क्या रहा कि रूस को अपनी तरफ करने का एक रीज़न, क्या किसी देश को एक दबाने की एक कोशिश? मेरा ख्याल ये चीज़ जो है मैं साफ साफ अभी नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि इसके बारे में मेरे पास अभी इतना डाटा भी नहीं है कि क्यों किया। क्योंकि वो एक थोड़ी सी सरप्राइजिंग चीज़ हुई कि ट्रंप ने यूक्रेन को दबा करके रशिया को ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए मैच दिया। मैं खाली यही कह पाऊंगा कि वो एक मैसेजिंग थी यूरोप के लिए कि भैया अगर आपको कुछ करना है अपने दम पर करो। ये मत सोचिए कि हमेशा मैं आपके लिए पैसा खर्च करता रहूँगा, आपको बचाता रहूँगा। तो एक ये मैसेजिंग थी कि यूरोप को अपने आप आगे बढ़ना पड़ेगा। और यूरोप का मतलब ये है जर्मनी, फ्रांस बेसिकली, और साथ में यूके। और उसके बाद में आपने देखा भी कि फिर उनकी तरफ से पहल आनी शुरू हुई कि हम अपना खर्चा बढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये अब मेरे ख्याल है ज़्यादातर अटेम्प्ट ये थी बजाय खुद सीधे इन्वॉल्व होने के कि यूरोप खुद अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। इससे आगे मैं भी कुछ नहीं कह पाऊँगा। ठीक है सर। ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू किया गया उस दौरान ये भी कहा गया कि चुनावों के दौरान ही क्यों इस तरीके के ऑपरेशन शुरू होते हैं, तो वो बात मैं नहीं करूँगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेती हूँ आपसे। अगर कल को भारत और चीन के बीच युद्ध शुरू होता है तो कौन कौन से देश भारत के साथ, कौन कौन से देश चीन के साथ? मैं चाहूंगी, मुझे पता है आप इसमें भी साफ नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत ये बहुत मुश्किल है कहना। क्योंकि जब भारत और चीन के बीच में युद्ध शुरू होता है उस टाइम पर डायनेमिक्स क्या है, मैट्रिक्स क्या है, रोज चीज़ें बदल रही हैं, तो बहुत मुश्किल है कहना। लेकिन अगर आज की परिस्थिति होती तो आज की परिस्थिति में मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी देश खुल करके हमारे साथ में आएगा। इजराइल हो सकता है आएगा, क्योंकि इजराइल और चाइना का अभी भी ज़्यादा वो रिलेशनशिप है, लेकिन एट ए स्ट्रेटेजिक लेवल वो ज़्यादा भी नहीं है। लेकिन इजराइल के अलावा मैं नहीं समझता कि कोई भी देश
भारत के साथ में इतना खुलकर के साथ आएगा। जी ठीक है सर, अगर हम अलग से ले लें, किसी देश को शामिल ना करें तो युद्ध की स्थिति भी ना हो, तो आज के समय पर अगर आप देख भी रहे हैं, भारत के 5 मित्र देश कौन से बोले जा सकते हैं और दुश्मन देश कौन से बोले जा सकते हैं? नहीं, मैं पहले बोल चुका हूँ कि मैं इंटरनेशनल रिलेशंस में मैं दोस्ती और दुश्मनी की कैटेगराइजेशन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अगर मैं आप ये कहें कि जो जिनसे हमारे अच्छे संबंध हैं और जो हमारे ज़रूरत के टाइम पर काम आ सकते हैं और उनसे हमको काम उम्मीद हो सकती है, तो मैं कहूँगा इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर जिनसे कि हमको उम्मीद होनी चाहिए। रशिया, इजराइल, यूएसए, यूरोप में फ्रांस, जर्मनी और इटली, इनसे हमको उम्मीद हो सकती है कि वो हमारा साथ दें। लेकिन दरअसल एक उम्मीद की जा सकती है, कहा नहीं जा सकता। हमारा होता ये है कि हम हमेशा देखते हैं कि जब हमारी उम्मीदें होती हैं तो हमारी उम्मीदें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि हम सोचते नहीं है कि भाई दूसरे देश की अपनी यार कुछ सोचने का तरीका अलग होगा। बिल्कुल सर, लेकिन ये सवाल इसलिए भी हो जाता है ना, क्योंकि हमने देखा है जब से प्रधानमंत्री मोदी सरकार बनी है, मोदी सरकार बनी है, उसके बाद हमने देखा है कि ग्लोबली बहुत ज़्यादा हम एक्टिव रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि रिलेशंस जो हैं सबके साथ हमने बनाने की, एक तरीके से अच्छे से चलने की एक कोशिश की है। तो ये सवाल आ जाते हैं कि कितना उसका असर पड़ा है, कितने हम वैश्विक स्तर पर जो भारत का वर्चस्व है वो मजबूत होता हुआ नजर आया। देखिए, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, एक इतना ज़रूर है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो एक तरीका है बात करने का, ये एक बड़ा एसर्टिव तरीका है। जोर से बोलते हैं, कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, अपनी बात को आगे रखते हैं। तो इसकी वजह से हमारी बात काफ़ी हद तक आगे जाती है और सुनी भी जाती है, चाहे वो यूएन में हो या यूएस में हो या कहीं पर हो, सुनी जाती है, आगे सुनी जाती है। वो कहाँ तक उनकी फॉरेन पॉलिसी का इम्पैक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमको इन दोनों चीज़ों को अलग करके देखना पड़ेगा। एक तो हमारी अपनी प्रेजेंटेशन, एक उसका असर। तो प्रेजेंटेशन काफ़ी मजबूत है, काफ़ी असरदार प्रेजेंटेशन है, उनके ऊपर क्या असर है वो टाइम के बाद पता चलेगा। फिर भी पिछले कुछ सालों में कुछ नोटिस किया हो आपने कि पहले से चीज़ें अलग बदली हुई देखी हूँ? जी, वो मैं इसलिए थोड़ा सा कहने के लिए सोचना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के मन में भाव ये है कि ये जो सब हो रहा है वो प्रधानमंत्री मोदी की एक असर्टिव डिप्लोमेसी की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा प्रेजेंटेशन। लेकिन अगर प्रेजेंटेशन के पीछे हमारा कुछ तथ्य नहीं हो, हमें अपनी कोई स्ट्रेंथ नहीं हो, तो खाली प्रेजेंटेशन से मार्केटिंग नहीं होती है। जो मार्केटिंग प्रेजेंटेशन वाली है वो आपकी एक दिन चल जाएगी, प्रोडक्ट जाएगा मार्केट में, देखते कि इसमें तो कुछ है नहीं, खत्म हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारा असर पड़ता है, असर को बढ़ाने के लिए प्रेजेंटेशन भी चाहिए और हमारी अपनी स्ट्रेंथ भी चाहिए। और हमारी जो स्ट्रेंथ बढ़ रही है वो स्ट्रेंथ हमारी ये नहीं कि खाली एक ही दशक से बढ़ रही है या दो डिकेड से बढ़ रही है। हमारी स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हो गई थी 1990 में। 1990 में हाँ। जब हमने ये कहा कि अब हमारी प्रायोरिटी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, लिबरलाइज कर रहे हैं, रिफॉर्म प्रोसेस शुरू हुई। शुरू में काफ़ी स्लो रही, बाद में एक टाइम पर 9.5% भी ग्रोथ हुई। तो तब से जो हमारी एक कंप्लीटली इकोनॉमिक आउटलुक चेंज हो गया है अपने आप में, ये उसका असर है कि हम एक आर्थिक ताकत बनते जा रहे हैं, मार्केट बनते जा रहे हैं। अगर अमेरिका हमको चाहता है कि F-35 बेचे जाए, वो इसलिए नहीं कि वो भारत का भला चाहता है, उसको मार्केट चाहिए अपने प्लेन्स के लिए, और वो सोचता है कि इंडिया बाय कर सकता है। हम तो तब देखें कि अगर वो F-35 की टेक्नोलॉजी हमको दे दें, वो तो देंगे नहीं कभी। तो क्योंकि भारत की आर्थिक कैपेसिटी है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम कर सकते हैं। हाथ में एक जो शक्ति आई है, वो शक्ति के लिए काफ़ी सारे देश बेकरार हैं कि उसका फ़ायदा उठाया जाए, वो फ़ायदा उठाएंगे। ये हमारे ऊपर है कि
जो देश हमारे साथ आते हैं फ़ायदा उठाने के लिए, हम देखें कि उसमें फ़ायदा हमारा भी हो। बिल्कुल सर। 2047 तक की अगर हम बात कर ले, क्योंकि हमेशा हमने देखा है नेताओं के बयानों में 2047 का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है, विकसित भारत। अगर हम ग्लोबली देखें तो भारत अमेरिका और चीन को टक्कर दे पाएगा, चाहे वो आर्थिक हो, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हो या फिर मिलिट्री से रिलेटेड हो, फिर भी मतलब क्या लगता है आपको? ये है ना कि वो जो जस्ट ये आपका व्यू है, ये नहीं है कि आप बोल रहे हैं तो ऐसा होगा। जो आपने लफ्ज़ काम में लिया ना कि टक्कर दे पाएगा, तो उससे मेरे को काफ़ी सारे डिस्कशन याद आ रहे हैं। जैसे कल मैं एक चैनल पर था तो वो दिखा रहे थे कि ट्रंप को उन्होंने दिखाया गिरगिट के तौर पर कि वो रन बदल रहा है। तो एक बात तो माननी पड़ेगी कि हमारे एंकर जो हैं उनके पास इलोक्वेंस बहुत अच्छी है शब्द काफ़ी अच्छे काम में ले लेते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टक्कर दे पाएगा। अगर हम देखें कि हाँ, हम 2047 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे, हम 10 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे हम, कोई शक की बात नहीं है। लेकिन मैंने इससे पहले कहा कि क्या हम यूएसए और चीन को बराबरी करने की स्थिति में होंगे? मैं टक्कर का इस्तेमाल नहीं करूंगा, उनके बराबर हो पाएंगे? नहीं। और जब तक हम टॉप 2 इकोनॉमीज के बराबरी वाली स्थिति में नहीं आएंगे, हमारे लिए कहीं ना कहीं से टकराव की स्थिति पैदा होती रहेगी। कोई ना कोई हमको चैलेंज करता रहेगा, चाहे हम मिलिटरीली स्ट्रांग हो या जो भी हो, क्योंकि एसिमेट्री ऑफ पावर ऐसी चीज़ है कि अगर हम पावरफुल हैं, हमारे ऊपर कम से कम हमसे डबल या ट्रिपल पावरफुल बैठा हुआ है, वो एसिमेट्री ऑफ पावर है। तो हमें सावधानी से काम लेना होगा। अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा असर ना पड़े हमारी, क्योंकि अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा असर तो सभी चीज़ों पर पड़ सकता है ना। तो अगर एक बार हम ऐसी स्थिति में आ जाएं कि वो लोग, अब छोटी सी चीज़ है, मान लीजिए कि अगर हालांकि चीन से हमारा जो व्यापार है, चीन से हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी कम है, लेकिन चीन क्या मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखिए, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स। हमारे जो फार्मास्यूटिकल, हम जानते हैं कि इंडिया बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, लेकिन फार्मास्यूटिकल के लिए एपीआई कहाँ से आते हैं बताइए? जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो हमारे फार्मास्यूटिकल में पड़ते हैं, वो कहाँ से आते हैं? 90% चाइना से आते हैं। समझ गई आप? हमारी जितनी भी इंडस्ट्री थी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, 10-15 साल पहले उन्होंने सोचा कि ये जो एक लोअर एंड एक्टिविटी है, बजाय इसमें पैसा हम स्पेंड करें, अपना टाइम लगाएं, ये हम चाइना को भेज देते हैं। तो ज़्यादातर हमारी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चाइना में चली गई। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, मेरे को अच्छी तरह याद है कि 1974-75 में हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हुआ करती थी। चंडीगढ़ में सेमीकंडक्टर का प्लांट हुआ करता था, वो बंद हो गया क्योंकि हम लोगों ने सेमीकंडक्टर चाइना से लेने शुरू कर दिए। सोलर पैनल हमारे नहीं बन सकते क्या? लेकिन ज़्यादातर हमारे चाइना से आते हैं। तो साफ बात यह है कि अगर ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चरल मटेरियल या जो हमारे रॉ इनपुट्स आते हैं इंडस्ट्री के लिए, मान लीजिए चाइना ने कहा कि भाई भारत, तुम अपनी हिम्मत से ज़्यादा आगे बढ़ के आगे आ रहे हो, मैं बंद कर देता हूँ, फिर क्या होगा? और बंद कर सकते हैं वो। उन्होंने अभी अमेरिका को क्रिटिकल एलिमेंट्स का उन्होंने एक्सपोर्ट बंद कर दिया था ना, तो कर सकते हैं। मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ। ये बात है तकरीबन 1989 की, 1989। हमारा जो है उस टाइम पर आयरन ओर एक्सपोर्ट चाइना से काफ़ी ज़्यादा, आज भी जो है मेन मार्केट हमारी चाइना है, क्योंकि चाइना की शौतू मिल आयरन फैक्ट्री वो ज़्यादातर इंडियन आयरन ओर काम में लेती है। तो उस टाइम पर कुंद्रमुख आयरन ओर इंडस्ट्री है, वहाँ से हमारा ज़्यादातर माल चाइना जाया करता था। अब चाइना से हमारी हर साल जो है प्राइसेस के ऊपर, क्वांटिटीज़ की बातचीत हुआ करती थी, एग्रीमेंट होता था। उस एग्रीमेंट के मुताबिक वो प्राइसेस पर क्वांटिटीज़ हमारा विशाखापट्टनम पोर्ट से वहाँ से ये लिफ्ट हो जाया करता था। ये उस साल जब बातचीत हो गई तो चाइना के मन में आया, और ये रियल एग्जांपल है ये, उनके मन में आया कि नहीं, ये तो प्राइसेस ज़्यादा हैं और कम हो सकती थी ये। एग्रीमेंट साइन करने के बाद में वो वापस आ कहते हैं कि नहीं,
ये प्राइसेस ज़्यादा हैं, चेंज करनी है। इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के बिल्कुल खिलाफ है ये, बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन आ गए वो ये, और हमने कहा भाई आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया, सब कुछ हो गया, आप कैसे चेंज करेंगे अब ये? नहीं, अब तो नहीं कर सकते हैं। उन्होंने माल उठाना बंद कर दिया, और माल जो है वहाँ पर विशाखापट्टनम पोर्ट पर इकट्ठा होता रहा। फिर बताइए क्या करेंगे हम? तो वो अपनी जो है जो सप्लायर्स लीवरेज और परचेजिंग लीवरेज दोनों ही काम में लेते हैं ये। और इसी वजह से कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि उनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है बिल्कुल, कि उस इकोनॉमी में अगर उनका एक 50-100 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट नहीं भी होता है तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ता है, वो सहन कर लेंगे। ठीक है। तो एक बड़ा अजीब सा एग्जांपल मैं देता हूँ, ये भी रियल टाइम है। हाँ। किस साल की बात है ये, हम बताया आपको 2008 या 9 के करीब। लंदन में 2 शिपिंग रजिस्टर हैं। एक तो शिपिंग रजिस्टर है, वहाँ पर जितनी भी शिप कंपनी रजिस्टर करती है ना नया शिप, तो उनका एक ग्लोबल रजिस्टर है कि ये शिप यहाँ पर डिप्लॉयड है। एक कंपनी है जहाँ पर दे मेंटेन द रिकॉर्ड्स कि कितने शिप इस साल प्रोड्यूस हुए हैं जो लॉन्च किए गए हैं, कितने शिप ऑन हाई सीज हैं, और कितने शिप वो कंडेम होकर के वहाँ पर जहाँ तोड़फोड़ करते हैं वहाँ पहुँच चुके हैं। तो उन्होंने देखा कि जो शिप जा रहे हैं तोड़फोड़ के लिए वो कम जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो हाई सीज पर भी नहीं जा रहे हैं वो, तो वो हैं शिप हैं कहाँ? एक रूल होता है, रूल ऑफ ओरिजिन ट्रेड में। अगर आपका ये है कि जो आपका जो प्रोडक्ट आपका आ रहा है कि वो कहाँ बना हुआ है, उसके मुताबिक उसके ऊपर टैक्स लगता है। अगर जैसे कि ट्रंप ने कहा है कि वो प्रोडक्ट मेरे देश में बना, मुल्क में बना है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा ये। तो वो कर क्या रहे थे चीनी कि उन लोगों ने वो पुराने शिप लेकर के उन्होंने रेट्रोफिट किया, पावर प्रोडक्शन के लिए जो सारा लगा दिया ये, और उस पर इनपुट मटेरियल लिया थोड़ा सा, दे बिकेम मोबाइल फैक्ट्रीज। और मोबाइल फैक्ट्री जाकर के जो जिस कंट्री में एक्सपोर्ट करना होता था वहाँ के उनके वो इंटरनेशनल वाटर में जाकर के वहाँ पर प्रोडक्शन करते थे ये। तो वहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, हालांकि चाइनीज प्रोड्यूस, लेकिन रूल ऑफ ओरिजिन के मुताबिक उस देश का माल हो गया वो, कोई टैक्स नहीं। तो ये थोड़ी सी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब ये कहा जा सकता है कि बोलने के लिए तो हम बहुत चीज़ें बोल सकते हैं, लेकिन वही चीज़ें हैं कि हमें फोकस्ड रहना पड़ेगा, किस तरीके से हमें अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना है। और टक्कर बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है, यही है कि हम किस तरीके से मजबूत होते हुए शांत रहकर अपना काम करें, बिल्कुल, ज़्यादा उछलें नहीं, ज़्यादा चिल्लाएं। हाँ, बिल्कुल सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे इस खास एपिसोड को और ज़्यादा खास बनाने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से भारत की विदेश नीति बनती हुई नज़र आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी आपने सुना सुरेश गोयल जी से कि ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से इंटरनेशनली लेवल पर नज़र आया। आने वाले समय में किस तरीके से हमें किन किन कमियों को दूर करने की ज़रूरत है, कितना फोकस्ड रहने की ज़रूरत है, शांति से काम लेने की ज़रूरत है। और इसी तरीके के खास एपिसोड्स के लिए, खास मुद्दों को लेकर हम नए नए एपिसोड्स आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।